नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है गैस लॉज के बारे में। तो हम जल्दी से इसको करते हैं जी। डेरिवेशन नहीं करेंगे हम, ठीक है, डेरिवेशन आप लोगों को आती है, तो हम जनरल इसका जो है थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है, गैस लॉज के बारे में। स्टूडेंट, गैस लॉज में आमतौर पे जिन लॉज का जिक्र होता है वो तीन ही है, ठीक है। बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, और थर्ड वन पे आता है जी एवोगैड्रोस लॉ। जो आप लोगों ने बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम डिक्रीज व्हेन द प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, या वाइस वर्सा। हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू के, या सिंपली तौर पे आप लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो ये लॉज आप लोग इस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे। चार्ल्स लॉ की बात करूं तो प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखना है, ठीक है। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम इसको डिफाइन ऐसे करेंगे कि गैस विल एक्सपैंड व्हेन हीट एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कूल्ड। जब हम इसे कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और जब हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड करेगा, यानी कि हम लिखेंगे V/T इज इक्वल टू K, ठीक है, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। जैसे मैंने बात की कि सिलेंडर में चूंकि गैस के मालिक्यूल आपस में टकरा रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है टेम्परेचर से, तो टेम्परेचर के बढ़ने से उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। स्टूडेंट, अगर मैं एवोगैड्रो की बात करूं तो वैसे और भी लॉज हैं, जैसे डाल्टन का लॉ है पार्शियल प्रेशर के रिलेटेड, ठीक है, तो और भी लॉज हैं, ग्राहम लॉ भी है, लेकिन यहाँ पे तीन चीज़ों का आमतौर पे जिक्र आता है, तो आपने इन्हीं चीज़ों को ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर को आप लोगों ने कांस्टेंट रखना है, और इसको डिफाइन कैसे करना है कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट इन द कंटेनर ऑफ द सेम साइज with the same temperature and pressure regardless the identity of the particle। तो आप इसको V/N is equal to K या N/V is equal to K रख सकते हो, ठीक है जी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम का भी जिक्र आता है कि 22.414 लीटर होता है या मीटर क्यूब होता है। तो अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस की, कि इसका नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है, छोटा सा वो आर्टिकल है नॉन आइडियल बिहेवियर। स्टूडेंट, हमने पढ़ा हुआ है कि गैस आइडियल कब होती है, ठीक है, जब भी वो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम लॉ, ओहम लॉ, इस तरह के जितने भी लॉज हैं उनको ओबे करेगी वो गैस आइडियल कहलाएगी, ठीक है। अगर वो ओबे नहीं करती, किसी एक भी लॉ को नहीं मानती, तो वो नॉन आइडियल बन जाती है। लेकिन ये डेविएट क्यों करती है, ये इसका बिहेवियर ऐसा क्यों बनता है, उसकी दो रीजंस हैं, ठीक है जी। वो रीजंस आपने याद रखनी है, क्योंकि अगर मैं इसको तफसील से पढ़ाना शुरू करूं तो ये बहुत लंबा आर्टिकल बन जाएगा जो कि हमारे रिलेटेड भी नहीं है। तो पहली रीजन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स causes decrease in pressure, ठीक है जी। पहला क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स काजेज डिक्रीज इन प्रेशर, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस अगर हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। गैस के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइंड होते हैं,
क्योंकि वो एक दूसरे से बड़े सेपरेट हो जाते हैं। मैंने बात की है इंट्रोडक्शन टू गैसियस स्टेट में कि वो अपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, चूँकि इंटरमालिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। अगर इनको फोर्सली क्या किया जाए, अट्रैक्ट किया जाए, तो इनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। पहली रीज़न ये है कि जिसकी वजह से ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। दूसरा बिहेवियर या दूसरी रीज़न, पार्टिकल वॉल्यूम। गैस के पार्टिकल्स का जिक्र हो रहा है। पार्टिकल वॉल्यूम काजेस डिक्रीज इन फ्री स्पेस। स्पेस कह लें या सिस्टम कह लें, ठीक है जी। तो पार्टिकल का वॉल्यूम, आपको पता है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस इकट्ठी हो जाएंगी तो उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इस तरह से फ्री सिस्टम में एक तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से अब देखें कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है, और यहां पे आप देखें कि प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसा किसी भी केस में नहीं है, तीनों केसेस में, बल्कि ग्राहम लॉ में भी ऐसा नहीं है। और डाल्टन लॉ की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट डाल्टन में भी आपने पढ़ा होगा कि टोटल जो प्रेशर होता है P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी कि जितने उसके अंदर गैस के अंदर जो है सॉरी कंटेनर के अंदर गैस के मालिक्यूल्स हैं, जितनी किस्म की गैसेज हैं, उन सब के प्रेशर जो हैं अगर हम सम अप कर दें तो वो टोटल प्रेशर के इक्वल आएगा, ना कि वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। हालांकि बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ सकता है, टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम हो सकता है, लेकिन यहां पे प्रेशर के कम होने से हो रहा है। यही रीजन है कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो शो करती है। इसको मैं रेज करता हूं, और लास्ट आर्टिकल हमारा जनरल गैस इक्वेशन के बारे में है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये गैस लॉस को इरेज नहीं कर रहा, मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो भी यूज होने हैं अभी। ठीक है, ये गैस लॉस को इसी तरह रहने देते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन यानी कि PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अब ये बनी कैसे है और ये इसको हम किस तरह से, जो बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, वोगैड्रो लॉ है, उनकी वैल्यूज हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अपने ज़हन में आप लोगों ने ये अज्यूम करना है कि जो हम प्रेशर की बात करते हैं जनरल गैस इक्वेशन में, ठीक है, फिर हम बात करते हैं वॉल्यूम की। ठीक है, ये बातें मैंने आपको जो है हाईलाइट इसलिए करवा रहा हूँ कि ये चीज़ें बहुत अहम हैं। इन दोनों के बाद हम इन तीन गैस लॉज की बात करते हैं। ये मैंने इसीलिए रिमूव नहीं किए, ये मैं ऐसे लिखे रहने देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको जो है कर देता हूँ। एक हम P की बात करते हैं, V की बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं। ठीक है, लॉज के बाद हम बात करते हैं जी N की, N भी आता है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हैं। फिर हम बात करते हैं R की, R के बाद हम बात करते हैं T की। तो ये चंद एक टर्म्स हैं जो जनरल गैस इक्वेशन में यूज होती हैं। बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। बॉयल्स लॉ आपको पता है, ग्राम लॉ पता है, एवोगैड्रोस लॉ पता है, और डाल्टन्स लॉ आपको पता है। तो अब बेसिक जो टर्म्स यूज होती हैं स्टूडेंट, मैं वो लिखने जा रहा हूँ। प्रेशर का जब भी हम जिक्र करते हैं तो डाल्टन का जो लॉ है हमारे पास आता है P टोटल, ठीक है, इज इक्वल टू PA PB प्लस PC। मैंने यहाँ पे A B C तीन अलग अलग गैसेस जो कि अलग अलग कंटेनर में थी वो फिलअप कर दी। और ये कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि तीन कंटेनर हैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ठीक है, और ये चौथा कंटेनर है। ये गैस A B और C है। इसका 200 है फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसका 300 है जी फॉर एग्जांपल, और इसका 500 है फॉर एग्जांपल प्रेशर। तो
इन सब को जब हम ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा, यानी कि टोटल के बराबर आएगा। तो इसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, तीनों को ऐड कर देंगे ये, तो ये 1000 एटमॉस्फेयर के बराबर आएगा। तो ये है बेसिकली डाल्टन का लॉ। तो इस तरह से 3 गैसेस का मैंने जिक्र किया, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट, तो वॉल्यूम जब भी आपके ज़हन में आएगा तो आप लोगों ने एक तो बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेना है। जब भी एसटीपी का जिक्र आता है तो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और दूसरा आप ले सकते हो इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में, ठीक है, SC लिख रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। और हमेशा जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करनी है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर का जिक्र करेंगे। तो स्टूडेंट बेसिकली आम तौर पे जब जिक्र किया जाता है तो स्टैंडर्ड कंडीशन का जनरल गैस इक्वेशन में यूज़ किया जाता है। तो 1 मोल गैस के लिए ये बराबर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। एक बच्ची ने क्वेश्चन भी किया था कि सर हम इसको लीटर में क्यों लिखते हैं गैस को, ठीक है, इसके वॉल्यूम को। 1 मोल ऑफ अ गैस हैव अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट मीटर क्यूब जो है डेट इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। तो ये चूंकि डेसीमीटर क्यूब एक छोटा यूनिट है और गैस के मालिक्यूल्स भी छोटे होते हैं, इस वजह से हम डेसीमीटर क्यूब यूज करते हैं। और बेसिकली 1000 डेसीमीटर क्यूब जो है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होते हैं और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो इन बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो हम लिख सकते हैं 22.414 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट लॉज की जब हम बात करते हैं तो एक तो एवोगैड्रो लॉ आमतौर पे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फिर आता है जी बॉयल्स लॉ और एक आता है जी आपके पास चार्ल्स लॉ, ठीक है जी। तो ये 3 लॉ की बात करते हैं आमतौर पे। एवोगैड्रो में आपको मैंने बताया कि प्रेशर एंड टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और इसकी जो इक्वेशन बनती है वो N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2 यूज होती है। जब बॉयल्स लॉ का जिक्र करते हैं तो N एंड T दोनों जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2 रखते हैं, ठीक है। और जब चार्ल्स लॉ की बात होती है तो N एंड P यानी कि नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये जो है चार्ल्स लॉ में आमतौर पे यूज होता है। स्टूडेंट आपको पता है कि N जो है डेट इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है कि किसके बराबर होता है, कल भी हमने पढ़ा था, मोलर मैस, सिंपल मैस कह लें या गिवन मैस कह लें बाय मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मैस, ठीक है जी। ये आमतौर पे ग्राम में लिया जाता है, ये आमतौर पे AMU या ग्राम पर मोल में लिया जाता है, ठीक है जी। इसी तरीके से स्टूडेंट हम जब R की बात करते हैं तो R जो है वो 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल में लिया जाता है आमतौर पे SI यूनिट में। वैसे इसको हम कई जो है और भी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर बाय किलो मोल, सॉरी केल्विन मोल, ठीक है। हम इसको रीड आउट ऐसे करेंगे 0.08206 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो आप लीटर की जगह यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर में भी लिख सकते हैं, तो इस वजह से डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर बाय केल्विन एंड मोल, तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से और भी इसके यूनिट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 62.36 लीटर टार आ जाएगा जी, तो बाय क्या आ जाएगा आपके पास, किलो मोल, सॉरी किलो निकल आता है मुंह से, केल्विन है ये, ठीक है। बस आप क्या करें, डेसीमीटर क्यूब लिख दें लीटर की जगह, तो ये जो है हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने स्टूडेंट इसको पास्कल में लेके जाना है तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो पास्कल में ये चीज़ किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 8.314 मीटर क्यूब पास्कल बाय केल्विन मोल, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है, और टेम्परेचर
आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा केल्विन में ही आपने लिखना है जब भी जिक्र आएगा जनरल गैस का, ठीक है। फिर मैं बता दूं, टेम्परेचर को आपने केल्विन में मेजर आउट करना है, आर को आपने इस तरीके से जो है वो करना है जूल पर केल्विन पर मोल में या इसमें, ठीक है। जिसके गिर्द मैं दायरा लगा रहा हूँ, ये चीज़ें अहम हैं और ये चीज़ें आप लोगों ने यूज़ करनी है, ये चीज़ और ये वॉल्यूम, ठीक है, और प्रेशर का आपको पता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि अगर हम 1 एटमॉस्फेयर लिखें तो 1 एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट करें तो 101325 पास्कल के बराबर होता है, और ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आप इसको एटमॉस्फेयर में भी कन्वर्ट आउट कर सकते हो। स्टूडेंट इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग जो है लाजमन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट हमने बॉयल्स लॉ लिख लिया, चार्ल्स लॉ लिख लिया, एवोगैड्रोस लॉ लिख लिया। तो जब इन सबको मैं कर दूंगा कंबाइन, ठीक है, कंबाइन करने लगा हूं मैं, आप लोग देखिएगा मैं ये इधर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला मैं इस तरफ से इरेज कर रहा हूं। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैंने दी थी अबाउट पेपर कि जब भी आपको पूछा जाएगा, अब वो ये तो पूछेगा नहीं कि ड्राइव करो जनरल गैस इक्वेशन को, लेकिन हम ड्राइव भी करेंगे और इससे फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को भी ड्राइव करेंगे। लेकिन पूछा जाएगा क्या, ये वाले यूनिट्स किस तरीके से यूज आउट किए जाते हैं, कैलकुलेशंस पूछी जाएंगी। स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, ठीक है, इसको 2 का नाम दे लें एंड इसको 3 का नाम दे लें। इन 1, 2 एंड 3 को कर दें कंबाइन। जब आप कंबाइन करेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/V बनेगा, ठीक है। आप जो है प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करें तो कांस्टेंट K आता है, लेकिन ये 3 लॉज को हम इकट्ठा कर रहे हैं तो यहां पे हम R यूज करेंगे। R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो हम लिखेंगे NRT/V, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने यहां से कर दिया, P आएगा यहां पे और यहां पे भी क्या आएगा, P आएगा। हमने कंबाइन किया तो इस तरह से आएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट PV इज इक्वल टू NRT हो जाएगा। हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन आ चुकी। लेकिन अब इसका फायदा क्या है, यूज कहां होगी। ड्राइव करना हमारा काम बेसिक नहीं है। ड्राइव तो आप लोग जो है क्लासेस में करते आए हैं और ये लॉन्ग आर्टिकल लिखते आए हैं, तो MCQs में तो हम इसको ड्राइव नहीं करेंगे, इसका यूज पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट जब हम n जो है वो 1 रख दें, PV इज इक्वल टू RT के इक्वल आ जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं यहां से R की वैल्यू निकालना तो ये आ जाएगा PV/T इज इक्वल टू R। और देन वी कैन राइट हियर P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2। इस रिलेशन को आप यूज करते हुए बहुत सारे सॉल्यूशंस कर सकते हो, ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट कर सकते हो। अब हम करते हैं जी रिडक्शन। ये आपके पास है PV इज इक्वल टू NRT, ये आपके पास इक्वेशन है। अब करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज की करेंगे, जिन लॉज से हमने इसको बनाया था उन्हीं लॉज को दोबारा से हम डिराइव आउट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। तो अगर तो स्टूडेंट मैं N और T को कांस्टेंट ले लूं तो ये भी चीज कांस्टेंट है और PV जो है डेट इज इक्वल टू K आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब लिया मैंने, N और T को जो है वो एज अ कांस्टेंट माना, तो इस तरीके से ये PV इज इक्वल टू K आ जाएगा। ये बन गया बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसी तरीके से ये फर्स्ट का नाम दे लें इसे। अगर मैं इसी इक्वेशन में से N और P को जो है इस तरीके से N और P को ले लूं, कांस्टेंट मान लूं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा V इज इक्वल टू KT, ठीक है। जब N एंड P को मैं जो है वो कांस्टेंट मान रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं जी N एंड P को कांस्टेंट माना, ये बन गया आपके पास चार्ल्स लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें।
स्टूडेंट अगर मैं यहां पे P और T को कांस्टेंट मान लूं, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इस इक्वेशन में से हम बार बार यूज आउट कर रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे मैं T और P दोनों को कांस्टेंट ले लूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P एंड T को मैंने कांस्टेंट माना, तो V इज इक्वल टू N K आ जाएगा, ठीक है जी, या Kn लगा लें या N K लगा लें, एक ही बात है। तो ये बन गया आपके पास एवोगैड्रोस लॉ। सर एक तो हम जो है इस तरह से रिडक्शन कर सकते हैं, एक इसका पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम इससे मॉलिक्यूलर मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि हम इससे डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे जी, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कैसे करेंगे या डेंसिटी फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो अभी से करते हैं जी। तो आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये इक्वेशन है आपके पास। और आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, यानी कि गिवन मास बाय मोलर मास। अब अगर मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स को इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू एम बाय कैपिटल M आर टी। थोड़ा सा अगर मैं रीअरेंज कर दूं, ठीक है, पी वी को मैं इस तरफ ले आऊं और m जो है इस तरफ ले जाऊं, तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू पी m इज इक्वल टू स्मॉल m बाय पी वी आर टी। तो इस तरीके से आप मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं जनरल गैस इक्वेशन से। स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि डेंसिटी जो है m बाय वी के बराबर होती है, ठीक है, m बाय वी के बराबर होती है। और अगर यहां से देखें, इसी को मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं, तो मैं यूज आउट करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं पी वी इज इक्वल टू, थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, v को इस तरफ ले आऊंगा और m को इस तरफ, तो ये बन जाएगा पी एम इज इक्वल टू m बाय वी आर टी एंड m बाय v इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। ये आपको पता है कि ये डेंसिटी के बराबर होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, और अगर आपको d चाहिए तो आर टी उस तरफ ले जाएं, पी एम बाय आर टी। तो इस तरीके से आप डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सर यहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप लोग लाजमन तौर पे मुझसे पूछा करें। ये बेसिक चीज़ें हैं और यही हम करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो डेरिवेशन किसी भी चीज़ की नहीं पूछी जाती पेपर में एमडी कैट के, तो जब भी पूछा जाएगा इस तरह से, जैसे ये रिलेशन बना है, ये बना है, कौन सा रिलेशन सही है, किस लिहाज से सही है, डेंसिटी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, मोलर मास कैसे करेंगे, जनरल कैलकुलेशंस होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करना होंगे, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।